Good morning, dear students. Today we are going to start with our lesson Quit India Movement. ICSE बोर्ड ने कुछ सिलेबस कम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लेसन्स को कंपाइल किया है और वही टॉपिक यहाँ पर लिए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। सिलेबस के बाहर के जो टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने साइड पे कर दिया है और क्विट इंडिया मूवमेंट और मुस्लिम लीग दोनों लेसन्स को यहाँ पर कंपाइल किया है। सो कंटेंट विच वी विल रीड इन दिस लेसन आर formation of the Muslim League, impact of the League on the Indian national movement, Quit India movement, causes leading to the launch of the Quit India movement. Formation of Muslim League. The success of Muslim deputation motivated the Muslims to set up their own separate organization. Nawab Salimullah of Dhaka took the initiative when eminent Muslim personalities assembled at Dhaka in 1906. The proposal to form a separate political organization for Muslims were accepted and All India Muslim League was established on 30th December 1906 under the presidency of Nawab Salimullah. Aga Khan was elected as the permanent president of Muslim League. मुस्लिम्स को लगने लगा था कि उन्हें अब कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब वो अपने लिए एक अलग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जो मुस्लिम्स के बेनिफिट्स के लिए काम करे, मुस्लिम्स के लिए ही काम करे। तो जब सारे के बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ढाका में असेंबल हुए थे, अपने इन्हीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लोग इकट्ठे हुए थे, तब नवाब सलीमुल्लाह ने एक सजेशन दिया कि हम एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश करते हैं मुस्लिम्स के फेवर के लिए। तो 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह की लीडरशिप में या प्रेसिडेंटशिप में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसे एस्टेब्लिश किया गया और आगा खान को उसका परमानेंट प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग का, वो बना दिया गया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के? टू प्रमोट अमंग इंडियन मुस्लिम फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। कांग्रेस के अंदर रहते हुए इन्हें लगता था कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है, हम ब्रिटिशर्स के फेवर में उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितने हमारे लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हम कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स को अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। द लीग वुड आल्सो रिमूव misconception that may arise as the intention of the government in relation to Indian Muslims. इंडियन मुस्लिम्स के साथ को लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मिसकॉन्सेप्शंस थे, उनको रिमूव करना इनकी पॉलिसी थी। एंड टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड टू रिप्रेजेंट देयर नीड एंड एस्पायरेशन टू द गवर्नमेंट। To prevent the rise of feeling of the hostility between the Muslims of India and other communities. To protect political और other rights मुस्लिम जो लेना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो लेने के लिए भी ब्रिटिश मुस्लिम्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। उसके साथ साथ टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटी, जो बाकी कम्युनिटीज और मुस्लिम्स के बीच में किसी भी तरह की जो फीलिंग है, गड़बड़ फीलिंग्स आ रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए भी इनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। मुस्लिम लीग का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा? The British welcomed the formation of Muslim League as they felt that it will counter the effect of the Congress. Aga Khan, the founder member of Muslim League, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग के बनने को या उसके फॉर्मेशन को वेलकम किया क्योंकि उन्हें अब तक कांग्रेस थी, अकेली कांग्रेस थी, उसके मुकाबले में कोई और ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं था। अब मुस्लिम लीग के आने से ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि जो कांग्रेस के इफेक्ट्स हैं उन्हें कम किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे कैन अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कांग्रेस और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिफ्ट है उसे वो ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको वेलकम किया। द लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग है वो
नेशनल मूवमेंट में शामिल नहीं हुई। इट शोड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन ऑल सर्विसेज। उनको क्या लगता था कि जो सर्विसेज हैं उनमें मुस्लिम्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले, इसलिए वो नेशनल मूवमेंट से दूर रही। इट्स पॉलिसीज वर मच डायरेक्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस देन द ब्रिटिश। और जो कांग्रेस के अगेंस्ट इनके पॉलिसी थी बजाय कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। The government accepted the demand of separate electorate of the League for the Muslim in the Morley Minto reform in 1909। और जो गवर्नमेंट की जो डिमांड थी, गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम्स की जो डिमांड थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए एक मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी, उस डिमांड को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था टू क्रिएट rift between Hindu and Muslim or Congress and Muslim League. There was a change in the attitude of the Muslim from 1910 onward. It became friendlier towards the Congress. This was due to the following reason. बाद में आते आते 1910 तक आते आते इन लोगों के जो रिलेशन थे कांग्रेस के साथ इम्प्रूव होने लगे। क्यों होने लगे? The hostility of the British against Turkey in the Turco-Italian War in 1911 and 12 and the Balkan War in 1912 and 13 alienated the Muslims from the British। जो टर्की के एम्पायर में या बल्कान के वार में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स जो खलीफा थे उनका डिसऑनर किया, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मुस्लिम्स होने लगे थे। To annulment of the partition of Bengal was seen as the hurting the economic interest of the Muslim। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, उसकी वजह से भी मुस्लिम्स को लगने लगा था कि ये जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ये उसके ऊपर अटैक है, तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लगे। द यंगर जनरेशन ऑफ मुस्लिम डिसलाइक द लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम टूवर्ड द ब्रिटिश। और जो यंगर जनरेशन थी उन्हें लगता था कि हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल नहीं होना चाहिए। कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिसमें जो देवबंद स्कूल में पढ़े हुए थे या अलग अलग एरियाज में पढ़े हुए थे, उनको लगता था कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं लड़ना है, देश को आज़ाद कराना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है। उन प्रोमिनेंट लीडर्स में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हबीबुर रहमान जैसे लोग थे जो बाकी मुस्लिम लड़कों को, यंग लड़कों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार करने लगे थे। When British fought against the Ottoman Turkey, the Indian Muslim launched a Khilafat movement against the British. The Lucknow Pact was signed between Congress and the League in 1916। जब ब्रिटिशर्स ने ओटमन एम्पायर में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे ब्रिटिशर्स के जो टर्की के खलीफा थे उसके साथ मिसबिहेव किया, उन्हें डिसऑनर किया, तो ब्रिटिशर्स को ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। और इस खिलाफत मूवमेंट में जो महात्मा गांधी थे, एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकती हैं, तो उन्होंने एक लखनऊ पैक्ट साइन किया। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था 1916 में, कि दोनों पार्टी मिलके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके, दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे देश की इंडिपेंडेंस के लिए। The communal policies of the League, however, continued. The League raised demand for the creation of the separate elected state of Pakistan in 1930. In 1940, Jinnah presented his two-nation theory in which he laid down that Congress and the League were two different nations. हालांकि लीग ने 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया था, लेकिन जो कम्युनल पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ के चलते इन्होंने एक सेपरेट कंट्री, मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड रखी 1930 में। और 1940 तक आते आते जिन्ना जैसे लीडर्स ने एक टू नेशन थ्योरी दी, जिसमें कांग्रेस के लिए अलग कंट्री और लीग के लिए एक अलग कंट्री, टू नेशन थ्योरी उन्होंने दी। और मुस्लिम लीग की डिमांड के चलते ही और कम्युनल अनरेस्ट की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। अब इसको स्टार्ट करने के पीछे कौन कौन से रीजन थे? रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर। कांग्रेस हैज फॉर्म्ड मिनिस्टर्स इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, बिहार, चेन्नई एंड मुंबई। लेटर इट आल्सो फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन द असम एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस।
ये इंटरनल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहते हुए इंडियंस हैं वो अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट पावर्स नहीं थी, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बियर करते थे। When the Second World War broke out in 1939, the government of India also joined the war without consulting the Congress leader. और सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के लीडर से, कांग्रेस लीडर से कोई कंसल्ट किए बिना ही इंडियन लोगों को आर्मी में लड़ाई में भेज दिया। द कांग्रेस लीडर क्वेश्चन एज टू हाउ द एन enslaved nation could aid others to in fighting wars. In protest against the decision of the government to join the war and its refusal to liberate India, the Congress minister resigned. अब इंडिया के लोगों से, कांग्रेस के लीडर्स से बिना कंसल्ट किए ही इंडियंस को उसमें झोंक दिया गया, लड़ाई में डाल दिया गया, और हमारी इंडिपेंडेंस का जो हमने प्रपोजल रखा था उसको साइड पे कर दिया गया, उससे रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो इंडियन लीडर्स हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट किया था वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल हैड टू फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। द वाइसराय वाज हैप्पी एज कांग्रेस हैज फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मैनी प्रोविंसेस। द नॉन कांग्रेस मिनिस्टर डिड नॉट रिजाइन इन पंजाब, बंगाल एंड सिंध। द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग एज ए डे ऑफ डिलीवरेंस एंड द थैंक्स गिविंग। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ कि जो मुस्लिम लीग है वो बहुत खुश हुई कांग्रेस के रिज़ाइन करने से। नॉन कांग्रेस लीडर्स थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब, बंगाल और सिंध में रिज़ाइन नहीं किया, और कांग्रेस के जो वाइसराय था वो गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रोविंसेस में जो उसने गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस ने, वो उससे हैप्पी था, लेकिन इंडियन लीडर्स के रिज़ाइन करने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा। The attitude of Muslim League had changed after the provincial election in 1937. It became friendlier towards the Indian government and believed that Muslim cannot expect any just treatment under the Congress government. The Muslim League passed a resolution in 1940 demanding the formation of separate state, Pakistan, which was consisted of the Sindh, northwest frontier प्रोविंसेस, पंजाब, कश्मीर एंड बलूचिस्तान। अब मुस्लिम लीग का जो एटीट्यूड था 1930 के प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद से ही प्रॉपर नहीं था। उन्हें लगता था कि जो कांग्रेस है, गवर्नमेंट है, वो हम लोगों के साथ या मुस्लिम्स के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी, उनके साथ जस्टिस नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने 1940 तक आते आते एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की डिमांड रखी, जिसमें जो सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर थे, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान के एरियाज हैं, उनको उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा मानने के लिए डिमांड रखी। अगस्त ऑफर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 1940, विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। एट दैट टाइम द फॉल ऑफ फ्रांस and the possibility of the Nazi occupation of Britain softened the Congress stand. On 1st June 1940, Gandhi stated, "We do not seek our independence out of the British realm." Under the international compulsion, the British government made a new offer to the Congress known as August Offer on 8th August 1940. The Congress rejected the offer as too much constitutional independence was given to minority. The League also rejected the offer because it did not talk about the formation of separate state of the Pakistan. अगस्त ऑफर है ये, इंडिया में इसको ना मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ना ही कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज अगस्त ऑफर में जो कांग्रेस थी उनके जो मेन प्रपोजल थे उन्हें नहीं माना गया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने जो डिमांड रखी थी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, उसे भी नहीं माना गया था, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको रिफ्यूज कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के डिफरेंट कॉजेज थे, उसमें से एक कॉज था क्रिप्स मिशन। व्हेन द जापानीज आर्मी बिगेन टू एडवांस क्विकली टुवर्ड इंडियन बॉर्डर, द गवर्नमेंट सेंट Sir Stafford Cripps to India to garner the support of Indians and to break the political deadlock. The Cripps mission proposed the following constitutional reform to give dominion status to India after the end of the war. अब क्या हुआ कि जापान है सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन बॉर्डर की तरफ आने लगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो
लड़ाई में पिछड़ रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पिछड़ रही थी, उसने इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा और कहा कि वार खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ को दिया, कनाडा का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ को दिया गया था, उस तरह का स्टेटस आपको दे दिया जाएगा. Setting up the Constitutional Assembly, which would consist of members elected by the lower house of the Indian legislature and the representative of the princely states nominated by the rulers. The formation of the Federation of British India and the Indian state. इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज थी उसके जो मेंबर थे लोअर हाउस ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर के और प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकेंगे, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट कर सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज में. इसके साथ साथ जो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स थे वो एक अलग से पूरा ब्रिटिश इंडिया के का पार्ट बनाया गया. द प्रोविंसेस हैड द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन. और प्रोविंसेस को ये परमिशन दी गई या एक ऑफर दिया गया कि उनकी मर्जी है वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें या ना करें. इफ दे डिड नॉट विश टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन दे कुड फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड they were to be given the same status as the Indian Union. और अगर वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करते हैं वो प्रोविंसेस, तो वो अपने लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बना सकते हैं और उनको इंडियन यूनियन जैसा ही सेम स्टेटस दिया जाएगा. यानी कि इंडिया को डिवाइड करने की पॉलिसी अपनाई गई इसमें कि जो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बने, इंडियन स्टेट अलग रहना चाहते हैं वो अलग रहें, और जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बना सकते हैं. डायरेक्टली ये इंडिया को डिवाइड करने का तरीका था. जो मिशन चलते आ रहे थे, जो मूवमेंट्स चलती आ रही थी, उन मूवमेंट्स को वीक करने का तरीका था कि किस तरीके से इन मूवमेंट्स को वीक किया जाए. टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड द रेशियल एंड religious minority. During the First World War, the Viceroy would be responsible for maintaining defense of the country. After the war, the Indian government would reorganize its own defenses. और ये कहा गया कि वार के टाइम पे तो जो डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस का जो काम है मेंटेनेंस वगैरह, वो सारा का सारा वाइसराय देखेगा. लेकिन उसके बाद, वार के बाद इंडियन गवर्नमेंट है वो इस सबको लुक आफ्टर कर सकती है. क्रिप्स मिशन फेल हुआ. क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ? बिकॉज ना कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, ना ही मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया. इसके फेल होने के जो डिफरेंट रीजन थे उनमें से एक था इट डिड नॉट प्रॉमिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू द कंट्री. इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी, उसको ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिफ्यूज़ किया. मुस्लिम लीग है, इन्होंने रिफ्यूज़ किया क्योंकि वो एक सेपरेट कंट्री चाहते थे मुस्लिम के लिए, वो डिमांड भी नहीं मानी गई थी, इसलिए भी इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया. हिंदू महासभा थी, उन्होंने इस प्रपोजल को जो कंट्री का पार्टीशन हो जाएगा इस डर से इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया. और बाकी जो माइनॉरिटीज़ थे सच एज सिख, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस एंड दलित लीडर्स वगैरह, दे आल्सो रिफ्यूज इट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटीज़. और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए बाकी के माइनॉरिटीज़ के लोगों ने भी इसको रिफ्यूज़ कर दिया. कांग्रेस अपोज द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन असेशन ऑफ द प्रोविंसेस. इट वांटेड ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द डिफेंस टू बी हैंडेड ओवर टू द पीपल ऑफ इंडिया. और ब्रिटिशर्स का इंडियन का मानना था कि जो डिफेंस है वो भी इंडियन लोगों के हाथों में आनी चाहिए. बाकी सारे प्रपोजल जो दिए जा रहे हैं, जो पावर दी जा रही है, उसके साथ साथ डिफेंस है वो भी इंडियन के पास आनी चाहिए. जापानीज आर्मी है 1942 में इंडिया में बर्मा पे अटैक कर चुकी थी और असम की तरफ वो आने लगी थी. गांधी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज एन इन्विटेशन टू द जापानीज ट्रूप्स टू इन्वेड द कंट्री. गांधी जी को लगने लगा था कि अगर हम लोग ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे तो जापान अब इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकता है. मैनी लीडर्स फेल्ट दैट ब्रिटिश मस्ट बी फोर्स्ड आउट ऑफ द कंट्री. Thus they launched the Quit India movement, asking the British government to quit India. अब ब्रिटिशर्स को भी इंडिया से निकालना जरूरी था और जापानीज को भी इंडिया में ना आने देना जरूरी था, इसलिए एक नया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया. क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी met at Mumbai on 8th August 1942 and passed the Quit India movement, which was
adopted at Wardha in July 1942. वर्धा में 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया वर्धा में. Before the movement could start, the government arrested Gandhi and other prominent Congress leader and declared the party illegal. अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि तुम्हारे तो पैर उखड़ गए, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते. अब उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट होने से पहले ही जो जुलाई में रेजोल्यूशन पास किया गया था और 8 अगस्त को इसको स्टार्ट करना था, उस 8 अगस्त को स्टार्ट करने से पहले ही इंडियन लीडर्स को, बहुत सारे इंडियन लीडर्स को, स्पेशली गांधी और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में स्ट्राइक्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह होने लगे. जो लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश रूल के जो पोस्ट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया. यूपी में जो बहुत सारे टाउन थे, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अलग अलग एरिया पे, अलग अलग लेवल पर लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट है एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी. सम पॉपुलर लीडर थे जिसमें अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नाना पाटिल, ये सारे के सारे लीडर्स हैं. अब इकट्ठा होने लगे, इनको अरेस्ट कर लिया गया. अरेस्ट करने के बाद इनको गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो ब्रूटल सप्रेसल पॉलिसी है वो स्टार्ट की. गवर्नमेंट वाज इंटेंटेड टू क्रश द मूवमेंट. गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को क्रश करना चाहती थी और इंडियंस ने तो डू एंड डाई की पॉलिसी को फॉलो कर लिया था कि अब कुछ हो जाए, मरेंगे या मारेंगे, देश की आज़ादी लेके रहेंगे. तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की और आम जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में शामिल होती चलेगी. प्रेस है वो सेंसर कर दी गई और क्राउड्स हैं उनके ऊपर ओपन फायर किया जाने लगा. इवन बम्बारमेंट, कुछ एरिया में बम्बारमेंट वगैरह तक की गई. After 10,000 people were killed, about 10,000 people were killed and 60,000 were arrested by the government by the end of 1942. देखिए अब अगस्त में ये स्टार्ट हुआ है और अगस्त के एंड तक आते आते 10,000 के करीब लोग हैं वो मारे गए और 60,000 के करीब लोगों को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया. ये सरकारी डाटा है बेटा, ये डाटा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअल डाटा प्रोवाइड नहीं करवाती है. Military was deployed in many villages and towns. It has been said that India has not witnessed such kind of repression since revolt of 1857. माना जाता है कि अलग अलग गाँव में, अलग अलग टाउन्स में बेटी को जो मिलिट्री है उसको अपॉइंट किया गया और इतनी बुरी तरह से सप्रेस किया गया इस मूवमेंट को कि माना जाता है कि 1857 के बाद ऐसा कभी नहीं देखा गया. At the end, the British government successfully crushed the movement और ultimately British government है इस movement को क्रश करने में कामयाब भी रही. Impact of Quit India movement. Quit India movement का क्या impact रहा? Although the movement was short-lived and the people developed greater ability to struggle and sacrifice. Movement है बहुत छोटे समय तक चला, लोग हैं ज़्यादा, लोगों में ज़्यादा एबिलिटी थी, लंबे समय तक वो स्ट्रगल कर सकते थे, लंबे समय तक सेक्रीफाइस कर सकते थे. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी, सप्रेसिव पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज़ के चलते ब्रिटिश जो इंडियन है वो लंबे समय तक मूवमेंट को नहीं चला पाए बिकॉज जो हमारे लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. और जब लीडर अरेस्ट हो गए तो इंडियन लीडर्स के बाकी जो कॉमन मैन था उसके लिए कोई आगे चलने वाला नहीं था जो इस मूवमेंट को उन्हें रास्ता दिखा सके. It became evident that British no longer would be able to rule India. हालांकि ये मूवमेंट फेल हो गया लेकिन अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि तुम यहाँ पर इंडिया में लंबे समय तक नहीं रुक पाओगे और तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा. The movement signified the mass uprising of the people. The people from every state, class, caste, sex and creed participated in the movement. और ये मूवमेंट वो थी बेटा जिसमें कि जिसे मास अपराइजिंग कहा जा सकता है बिकॉज हर क्लास से, हर सोसाइटी से, हर क्रीड के लोग, हर सेक्शन के लोग इसमें शामिल हुए. सबको लगता था कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो हम इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर सकते, तो सब लोग इसमें शामिल हुए. क्विट इंडिया मूवमेंट strengthened the Congress Socialist Party and its leader Jayaprakash Narayan became a legendary figure. The party continued to function underground.
क्विट इंडिया मूवमेंट ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसे एक मजबूती दी, और उसके जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण, वो एक इम्पोर्टेंट लेजेंडरी फिगर बन गए, और ये पार्टी अंडरग्राउंड लेवल पे मतलब चोरी छुपे काम करती रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी टिल द एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, और इस मूवमेंट के सप्रेस होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स हैं वो जेल में थे, अरेस्ट किए गए थे, जेल में थे, और लीडरशिप की अब्सेंस में आम जनता को कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो सॉ एफर्ट्स बाय द इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस टू वर्क इन कोऑपरेशन विद जर्मनी एंड जापान टू ब्रिंग मच अवेटेड इंडिपेंडेंस टू द कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और इफेक्ट जो हुआ सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में और उसके कोऑपरेशन के साथ, जो उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ कोऑपरेशन करके एक आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, वो आर्मी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस आर्मी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से, ब्रिटिशर्स को यहाँ से, इंडिया से निकालने के लिए। थैंक यू बेटा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।